ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, एक आयनिक सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड होता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग को बेसिकली पढ़ना है यूनिट सेल, क्रिस्टल लेटिस और उसके टाइप्स। कि यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, क्योंकि हमें क्रिस्टलोग्राफी पढ़ना है, मतलब स्टडी करना है, हम लोग क्रिस्टल की स्टडी करनी है। तो उसके लिए हम लोगों को क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो क्रिस्टल लेटिस, एक क्रिस्टल इस तरीके का होता है और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो बहुत छोटे छोटे क्यूब्स या बहुत छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स में बनाता है। ये जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। जैसे हम लोग के जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स होती है। इसी तरीके से एक क्रिस्टल लेटिस में जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल एटम और आयन से मॉलिक्यूल से बना होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का सॉलिड है। और वो जब बार बार रिपीट करता है तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम लोग का बन जाता है। सो क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, इट इज़ अ 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होंगी ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस लेटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या है, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो सकता है, ये आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जब ये एटम आयन मॉलिक्यूल एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाते हैं और एक रिपीटिंग स्मॉल रिपीटिंग यूनिट बनाते हैं और वो रिपीटिंग यूनिट कॉन्स्टेंटली रिपीट होती है इन ऑल 3 डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो एक स्पेस लेटिस क्रिएट होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। सो हमारे पास देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशन क्रिस्टल लेटिस। कितने हैं, 14 पॉसिबल हैं और इनको हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लेटिस। सो ब्रेविस कौन है, ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसने ये डिराइव किए थे कि 14 तरीके के क्रिस्टल लेटिस होते हैं और हमारे पास 7 क्लासेस होती हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर कि प्रोटीन, ब्रेविस, लेटिस होता है। ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए क्योंकि कई बार एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछी जाती है हाउ मेनी ब्रेविस लेटिस आर पॉसिबल इन नेचर। तो सिर्फ 14 तरीके के ब्रेविस लेटिस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, 15वां लेटिस एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ 14 होते हैं। और ये जो 14 होते हैं ये 7 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 7 तरीके के क्रिस्टल होते हैं और इन 7 तरीकों के फर्दर डिविजन्स होती हैं जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। और जब टोटल करते हैं तो टोटल कितने आते हैं, 14 लेटेस्ट आते हैं। तो मैं इधर बताता हूँ। सो हमारे पास क्रिस्टल लेटिस हुआ, तो ये क्या होगा, 7 टाइप्स का होगा। एक होता है क्यूबिक, ये है रोम्बोहेड्रल, ऑर्थो, ये वाला है ऑर्थोरोम्बिक, ये है मोनोक्लिनिक, ये है ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल एंड दिस इज हेक्सागोनल। तो ये जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं ये 7 तरीके के होते हैं, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। और इसमें से यहाँ पे क्या होता है, 3 इसके होते हैं
ऑर्थोरोम्बिक के 4 होते हैं और आई गेस टेट्रागोनल के 2 होते हैं। तो 3 ये हो जाते हैं, एक ये, 4, एक, एक, 2, टोटल कितना रहा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक और होगा जिसके 2 होंगे, आई डोंट रिमेम्बर कि किसके होते हैं, अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या है। या तो ट्राइक्लिनिक के होंगे या मोनोक्लिनिक के, मोनोक्लिनिक के ही होगा। ये 2 लिख देते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल वी हैव क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस होते हैं, ये 7 तरीके से डिवाइड होते हैं, 7 मैंने कर दिए, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। अब ये जो क्यूब होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ये 3 तरीके के होते हैं और एक साथ में एक एंड सेंटर्ड होता है। ये क्या होगा? सिंपल होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा, एफसीसी होगा और ईसीसी मतलब एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक एक होता है सिंपल और एक होगा एंड सेंटर्ड, ये 2 इधर हो गए। ट्राइक्लिनिक ये सिंपल ही रहेगा, ये भी सिंपल होता है, ये सिंपल होगा प्लस बीसीसी और ये सिंपल, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास 14 क्रिस्टल लेटिस होते हैं। ये सारे जो 14 हैं इनको हम लोग बोलते हैं 14 ब्रेविस लेटिस। ठीक है। अब ये मुझे पता है कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि तुम लोगों ने बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी पहले ही पढ़ रखा है, 12th क्लास में हम लोग पढ़ के ही आते हैं। तो अगर वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उस बेसिस पे मैंने तुम्हें ये बताया। इन सबको हम लोग डिटेल में अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो मैं वापस जाता हूँ। तो मैंने बताया कि हमारे पास क्रिस्टल लेटिस होता है। क्रिस्टल लेटिस कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के। और फिर इसके फर्दर टाइप्स होते हैं जो कि बताते हैं 14 टोटल क्रिस्टल लेटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं 14 ब्रेविस लेटिस। ठीक है, ये लेक्चर के एंड में तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन देख चुके हैं कि ये क्या होता है। एक 3D अरेंजमेंट होता है जब एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल एक 3D स्पेस में अरेंज होते हैं। पहले एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो हमारे पास क्या होता है? एक यूनिट सेल होता है। तो मैं बोल सकता हूँ एटम्स, आयन्स या फिर मॉलिक्यूल, ये मिलके एक 3D अरेंजमेंट बनाएंगे। उस 3D अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। और जब ये 3 यूनिट सेल 3 डायमेंशन में एक के बाद एक के ऊपर अटैच होगा तो वो बनाएगा क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने क्रिस्टल लेटिस लिखा हुआ है। इसमें ये जो ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्या हो सकते हैं? एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम होगा, सॉरी, मॉलिक्यूल होगा तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयन होगा तो वो आयनिक सॉलिड है, एटम है तो वो मेटल भी हो सकता है और फिर कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड भी हो सकता है। दोनों तरीके के सॉलिड्स में एटम ही मेन वो होता है। ठीक है, सो इस तरीके का जो क्रिस्टल लेटिस बनता है उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। ये 3 डायमेंशन में जब अरेंज होते हैं तो एक यूनिट सेल बनता है। और फिर वो यूनिट सेल जब 3 डायमेंशन में फर्दर अरेंज होता है एक के बाद एक, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? यूनिट सेल। और जब ये 3 ये अरेंज होगा, जैसे तुम्हें दिख रहा है ये लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे, ऊपर नीचे सारी जगह में जब ये यूनिट सेल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे
तो दे प्रपोज और दे प्रोड्यूस अ क्रिस्टल लेटिस, और उससे एक क्रिस्टल लेटिस बन जाता है। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें याद रखना है। ईच पॉइंट इन द लेटिस, जो ईच ये जो छोटा छोटा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट। इसको बोला जाता है लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट। होते क्या है, ये वही एटम आयन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनको बोला क्या जाएगा, लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लेटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ईच जो क्रिस्टल लेटिस होता है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लेटिस, ये जो ईच पॉइंट है मतलब एक एक है, ये सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। जैसे हम लोगों ने देखा था मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में एटम्स होते हैं, और मेटालिक सॉलिड में मेटल आयंस होते हैं। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का सॉलिड है, और अगर वो सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये जो क्रिस्टल लेटिस में जो लेटिस पॉइंट होंगे वो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, विच में बी एन एटम, इनको ये या तो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आयंस होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। लेटेस्ट पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन। ये जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं ये स्ट्रेट लाइन में ही जुड़ते हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े होंगे, ऐसे ऐसे करके जुड़े नहीं जुड़े होंगे। ठीक है, तो दो लेटेस्ट पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, और जब ये लेटेस्ट सारे एक स्ट्रेट लाइन में अटैच होते हैं, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और अगर वो सारी स्ट्रेट लाइन से जुड़ जाते हैं तो एक 3D ज्योमेट्री बन के उभर जाती है, अ, जो बन जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और जो ज्योमेट्री नजर आती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, तो ये क्रिस्टल लेटिस कितने टाइप का होता है, 7 टाइप का होता है, और ये क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये अभी हम लोग लेक्चर के एंड तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब जो क्रिस्टल लेटिस होता है उसके पास क्या होता है, एजेस होते हैं। एजेस मतलब कॉर्नर्स, जैसे टेबल है, तो जो ये टेबल मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये टेबल है, इसके 4 पैर हैं। ये जो टेबल का ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर नहीं बोलते, इसे एजेस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज। तो इसके 4 एजेस हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और फोर्थ ये। ठीक है, इन ये जो साइड्स होंगी टेबल को अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, तो ये जो साइड्स हैं ये हैं एजेस, और ये जहाँ पे दो एजेस मिलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर। इनको क्या बोलेंगे, कॉर्नर्स बोलेंगे। तो ये कॉर्नर क्या है, हमारे पास 4 कॉर्नर है, 3 4, ये वाला 4। ठीक है, तो कॉर्नर्स कौन से होंगे, वेयर 2 एजेस मीट, जहाँ पे दो एजेस एक दूसरे से मीट करेंगे उसे कॉर्नर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा एजेस क्या होता है। एजेस साइड्स होती हैं, और जब दो साइड्स जहाँ पे मर्ज होती हैं या अटैच होती हैं उसको हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे, तो यहाँ पे करूँ तो ये जो लाइन जा रही है ये इसका एज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका हो गया एज, और ये हो गया कॉर्नर। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोगों को इसका ये देखना है। यूनिट सेल, जो यूनिट सेल होते हैं हम लोगों ने बताया कि 7 तरीके के होते हैं। अब ये जो 7 तरीके के हैं तो उनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस कहाँ से आता है, ये डिफरेंस आता है उनके एज लेंथ और एज एंगल के बीच में। ठीक है, सो अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यूनिट सेल को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, उनके एजेस या और उनके कॉर्नर्स से। ठीक है, या कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है उससे। सो अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 एजेस, अपने 3 एजेस से कैरेक्टराइज होता है। ये देखो टेबल बनाई थी तो टेबल के 2 ही एज हैं, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, मैंने 4 दिखाए हैं। तो ये वाले दोनों सेम होंगे और ये वाले सेम होंगे। ठीक है, तो 2 टाइप के हो गए। ठीक है, जिसको मैं बोल सकता हूँ एक लेंथ है और एक ब्रेथ है।
लेकिन अगर मैं क्यूब की बात करूँ, 3 डायमेंशन की बात करूँ, तो अगर मैं 3 डायमेंशन में बात करूँगा तो मेरे पास क्या होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। मतलब मेरे पास क्या बच रहा है, 3 एजेस होंगे। तो जो क्यूब बनेगा उसके 3 एजेस होंगे। इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे ये वाला हो गया ए, इसको मैंने मान लिया ए, ये वाला बी हो गया और इसको मैंने बोला सी। ठीक है, सो लेंथ को मैंने मान लिया, लेंथ इसको मैं बोल सकता हूँ लेंथ, इसको मैंने बी मान लिया। ब्रेथ को मैं ए मान लेता हूँ और हाइट को मैंने मान लिया सी। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच है, तो लेंथ को बी ले लिया, ब्रेथ को ए ले लिया और एच को सी ले लिया, हाइट को। तो ये क्या है, ये हाइट है इसकी, जिसको हम लोगों ने सी ले लिया। लेकिन तुम किसी भी चीज़ को कुछ भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि 3 एजेस होते हैं, एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, हाइट होगी। लेंथ ब्रेथ हाइट को ए बी सी हम लोगों ने ले रखा है। तो जैसे ये तुम्हें क्यूब दिख रहा है, तो इसमें इसको इस साइड को ए ले रखा है, ये वाली साइड, ये वाली। ये वाली ए हो गई, इसको बी ले लिया है, ये वाली को बी लिया है और ये वाली को सी लिया है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला सी हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गई हाइट। ठीक है, तो 3 एजेस होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, ए बी सी बोल सकते हैं। और जब ये लेंथ मिलते हैं, हाँ, दीज एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जरूरी नहीं है, क्यूब के केस में क्या होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पे भी एंगल क्या होता है, सबका 90 डिग्री होता है। इसका इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री, इसके इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री, और इधर वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो जब तीनों एजेस मिल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये बात किसके लिए एप्लीकेबल होती है, सिर्फ क्यूब के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है और हो सकता है 90 भी ना हो। तो अब ये जो एंगल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। तो एंगल बिटवीन द एजेस, ये जो एंगल है बिटवीन द एजेस, ये क्या है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा होगा। किसी को भी तुम अल्फा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो, किसी को भी गामा ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन। ओके, सो कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा कि किसको अल्फा लिया, किसको बीटा लिया, किसको गामा लिया। बस हमें क्या याद रखना है, अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स होते हैं और ए बी सी 3 एजेस होते हैं। ठीक है, तो मैं क्यूब फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। क्यूब के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, क्यूबॉइड बना रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में जो ए होता है वो बी के इक्वल होता है और वो सी के इक्वल होता है। मतलब लेंथ किसके इक्वल है, ब्रेथ के इक्वल है और वो हाइट के भी इक्वल है। अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल होता है और तीनों 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये सारे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये मैंने ए लिया है, इसको बी लिया है, इसको सी लिया है। ठीक है, और ये क्या है, सारे सेम है। लेकिन मैंने क्या बनाया है, क्यूब तो बनाया नहीं मैंने, क्यूबॉइड बना दिया। तो ये क्यूब नहीं बना, इसको मैं क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, होप ये थोड़ा क्यूब जैसा लग रहा होगा। क्यूबॉइड क्या होता है, जहाँ पे a इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी।
लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है लेकिन हाइट इक्वल नहीं होती, या हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही इक्वल नहीं होती, वो क्यूबॉइड हो जाता है। ठीक है। सो और इसमें अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री के इक्वल होता है, बस एक होगा, एक या एक से ज़्यादा, दोनों जो लेंथ है वो अलग हो सकती है। ठीक है, और इधर मैं एंगल्स लगा देता हूँ, अल्फा बीटा गामा, ये हो गया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा, और ये हो गया गामा। सो वी हैव 3 एजेस, 3 एज होंगे, जो है ए बी एंड सी, ये हमें याद रखना है, ए बी सी 3 एजेस होते हैं, एंड 3 एंगल्स, और 3 एंगल होते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्फा बीटा और गामा होते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस होता है, एज लेंथ क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसी तरीके से अलग अलग शेप्स बन सकती हैं, क्यूब बन सकता है, क्यूबॉइड बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है। ठीक है, और ट्रेपेजियम टाइप से ये बहुत सारी शेप्स होती हैं, मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, तो वो सारी जो शेप्स होती हैं वो 3 डायमेंशन में जब हम लोग देखते हैं तो वो अलग अलग शेप्स बनते हैं और अलग अलग क्रिस्टल बन जाते हैं अगर एटम्स, आयन या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से अलाइन हुए। ठीक है, तो कौन से पैरामीटर हैं, पैरामीटर हैं हमारे पास 3 एजेस एंड 3 एंगल्स, और ये एंगल्स क्या हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो अब टाइप ऑफ सिंपल क्यूब, मैंने तुम्हें बताया कि क्यूब 3 तरीके का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड। सो इन तीनों के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास सेकेंड ईयर की क्लास को पढ़ाया था, तो उन्हें भी क्रिस्टलोग्राफी पढ़ाना था सब्सिडी वाले को। सो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 तरीके का होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, और साथ में एक एंड सेंटर्ड होता है जो कि क्यूब का पार्ट नहीं होता लेकिन ऑर्थोरोम्बिक का पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक, सो ये क्यूब है, हाँ, अब जो क्यूब होता है उसके जो हर एक पॉइंट होता है वो किससे बना होता है, एटम से बना होता है, एटम आयन से। ये जो रेड कलर का जो मैंने यहाँ पे बना दिया है ये क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। अब इनको जब हम लोग अरेंज करते हैं तो एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, एक इसके ऊपर होगा, ठीक है, एक साइड में होगा, लेफ्ट राइट हर जगह पे क्या होगा, बहुत सारे होंगे, और ये एक पूरा क्रिस्टल लेटिस बना लेंगे। ओके, सो अगर ये क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा तो कैसे दिखेगा, ये दिखेगा इस तरीके से, तो ये क्या है, होल, ये क्रिस्टल लेटिस है, ये पूरा क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर क्या बने हुए हैं, इनके ऊपर है एटम्स, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये मैं तुम्हें बना के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एक एटम होता है ना वो 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड होता है। कैसे, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये यूनिट सेल है, ठीक है, ये एटम से बना हुआ है, तो इस तरीके से देखने में ऐसे लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे एटम्स क्या है, शेयर्ड हो रहे हैं, और ये शेयर्ड कितने से होते हैं, 8 से होते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है, 1/8। कैसे होता है मैं ये तुम्हें बना के दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4 crystal lattice here, 4 यूनिट सेल है, crystal lattice है, इनके बीच में एक एटम है, ये रहा, ठीक है, ये ब्लू वाला एटम है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो एटम है ये 4 यूनिट सेल का पार्ट है,
ठीक है, एक यूनिट सेल ये है, इसको मैं नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4। तो ये जो एटम है, ये बीच वाला, ये वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला दिख रहा है तुम्हें, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, सो ये क्या है, 4 क्रिस्टल यूनिट सेल में बीच में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एक के पास कितना आएगा 1/4। लेकिन ये तो हम लोग 1 डायमेंशन में देख रहे हैं कि 4 से, ये क्या होगा 2 डायमेंशन में, सॉरी 3 डायमेंशन में ये किससे डिवाइड होगा, 4 और से होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये 4 क्रिस्टल लेटेस हो गए, मैंने 1 2 3 ऐसे लिखा है, बीच में यहाँ पे डिवाइड होगा। तो 1 हो गया ये 1, इसको हम ये दिख रहा है 2, ये 3 वाला इधर, ये वाला इसी का साइड है। ठीक है 3, और ये 4। ठीक है, तीसरा ये 4। अब तीसरा 4 इधर मैं थर्ड और फोर्थ में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर भी बनाना है। अब ये जो क्रिस्टल लेटेस है ये ऊपर भी होगा, तो जब मैं ऊपर बनाऊंगा तो ये सेम जो एटम है ना वो फर्दर डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये ऊपर भी क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। यहाँ पे तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ बताने की। तो 1 ये वाला है आगे वाला, 2 ये वाला है, 3 ये पीछे वाला, इधर नीचे की साइड पे लिखता हूँ मैं, 3 ये वाला है, और 4 इधर से दिख ही रहा है इधर वाला। ठीक है, 5 ये फ्रंट में है, 6 इसको मैं लिख देता हूँ 7, और ये पीछे वाला क्या है 8। तो ये जो सेंटर में जो एटम है, ये वाला, ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है। ठीक है, सो एक यूनिट सेल के पास कितना रहता है 1/8। अब इस एटम को 8 ने डिवाइड कर लिया तो एक के पास कितना पोर्शन बचा, एक छोटा सा पोर्शन बचेगा इतना। ठीक है, तो इस तरीके से इसको काट के दिखा रहेगा कि इतना बचा, और ये कितना है 1/8। तो ये सारा क्या है 1/8 पोर्शन है, इधर का इधर का, इधर भी 1/8 हो गया और इधर भी 1/8 हो गया। नाउ each unit cell has 8 corners। तो ये क्यूब है और कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है। एंड ई 8 corners means we have 8 atoms on corner। तो जो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है ये है सिंपल क्यूब। जो सिंपल क्यूब जो स्ट्रक्चर होता है, इट हैज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ओवर कॉर्नर। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर पे एक एक एटम अटैच होता है। तो यहाँ पे जैसे है कि सारे इस पे एक एक एटम अटैच, तो ये इस तरीके का दिखेगा। लेकिन जब वो हमें पता है कि एक कितना लेता है 1/8 लेता है क्योंकि सारे एटम्स उसके साथ अटैच हो रखे हैं। कंट्रीब्यूशन देखते हैं। 1 atom contributes 1/8 of its part। ठीक है, तो एक एटम तो लगा हुआ है, लेकिन ये एटम क्या है 8 अलग अलग यूनिट सेल में, जो कि मैंने तुम्हें दिखाया है, 4 नीचे हैं 4 ऊपर है। तो ये जो बीच सेंटर वाला एटम है वो 8 अलग अलग यूनिट सेल में डिवाइड हुआ है।
तो उसका कंट्रीब्यूशन 8 में है, वो कुछ कुछ पार्ट 8 में दे रहा है, ठीक है। तो एक को कितना देगा, 1/8 देगा, समझ में आ रहा है। 8 को वो 1 दे रहा है, तो एक के पास कितना होगा, 1/8, ठीक है। डिवाइड कर देंगे हम लोग उसे। तो जो एक कंट्रीब्यूशन होता है, एक कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितना है, 1/8। तो टोटल कितना होगा, हमारे पास कितने हैं, 8 एटम्स हैं, और हर एटम कितना डिवाइड होता है, 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है। सो इसको डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा 1 एटम पर यूनिट सेल। सो एक एटम ही होता है हमारे पास पूरे यूनिट सेल के अंदर। अगर हम लोग देखें, ये कितना है, 1/8 है, इसने कितना दिया, 1/8, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/8 1/8 1/8 1/8। तो इन सबको मैं ऐड करूँ तो ये 1/8 1/8 1/8 1/8 कितना हो गया, 4/8 हो गया। 1/8 1/8 1/8 1/8 4 बार ऐड करते तो ये कितना हो गया, 4/8। अब 4/8 और 4/8 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 8/8 विच इज इक्वल्स टू 1। तो अगर 1/8 मैं सारे ऐड करूं, और फॉर्चुनेटली ये कितने 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 8 बार मैं इसको 1/8 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि ये एक एटम है, पूरा एक एटम है, क्योंकि उसके 8 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर पे हर एक एटम 1/8 से डिवाइड हो रखा है। तो टोटल जब हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो बता दो मुझे। सर यहाँ पे 1/8 जो आया वो एक बार फिर से बता दीजिए। 1/8 जो है वो फिर से बता दूँ, ठीक है, फिर मैं हाँ। डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर से। अच्छा चलो, तुम इसको इस तरीके से समझो। तुमने लिया 4 बुक्स ली तुमने, ठीक है, बुक्स ऐसी होती है, 4 बुक्स ली और चारों बुक्स को तुमने इस तरीके से एक साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और बीच में तुमने क्या डाला, एक कॉइन रख दिया, ठीक है, सिक्का जो होता है 1 रुपए का कॉइन, वो बीच में रख दिया। तो एक जो सेल है, एक जो बुक है, उसके पास कितना पोर्शन है, 1/4। इतना समझ में आ रहा है। हेलो, इतना समझ में आया ये। अब मैंने इसके ऊपर 4 बुक और रख दी, तो अब मैं इसके ऊपर 4 बुक और रखूँगा, तो ये तो छुप जाएगा, मतलब ये तो हमें दिखेगा ही नहीं। तो इसके पास भी कितना आ गया, 1/4 इसके पास आ गया, 1/4 इसके पास आया, 1/, सॉरी, अब जब लिखा रखा तो सबका अलग अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 8 बुक्स हैं जो कि क्या शेयर कर रही हैं, शेयरिंग 1 कॉइन। सो 8 बुक्स क्या कर रही हैं, एक कॉइन को शेयर कर रही है, जो ब्लू में दिखाया है, ऊपर डार्क ब्लू कलर की 4 बुक्स हैं और नीचे रेड कलर की 4 बुक्स हैं। सो शेयरिंग कितना हो रहा है, एक कॉइन का शेयर हो रहा है, और कॉइन कितने कर रहे हैं, 8 बुक कर रही है, और बीच में एक सेंटर पे है। सो एक 1 कॉइन, तो एक बुक के पास कितना कॉइन हुआ, एक बुक के पास हुआ 1/8 कॉइन, ठीक है। तो एक बुक के पास एक एटम का जो शेयर आता है वो कितना होता है, 1/8, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, 8 लिखा है। यहाँ पे हम लोग बुक्स को क्या करें, 8 यूनिट सेल, जो 8 यूनिट सेल है, दे आर शेयरिंग 1 एटम, एक एटम को वो शेयर कर रहे हैं, बीच में जो एटम है इसको वो शेयर कर रहे हैं। कैसे, 4 नीचे यूनिट सेल हैं, जो मैंने 4 लिखा, 1 2 3 4, और ऊपर क्या है, 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 यूनिट सेल एक एटम को शेयर कर रहा है।
तो एक यूनिट सेल के पास कितना एटम हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 8 एटम, ठीक है ना। तो एक यूनिट सेल के पास कितना आता है? 1/8। अब एक यूनिट सेल पे कितने एटम्स हैं? 8 कॉर्नर है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, ये देखो, ये जो एक कॉर्नर हुआ उस पे कितना एटम है? 1/8। तो इस पे भी कितना होगा? 1/8 होगा, इधर भी 1/8 होगा, इधर भी होगा, क्योंकि इसके कितने हैं? 8 एटम अटैच हैं। तो हर एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? 1/8 कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सिर्फ एटम का इतना। ये पूरा एटम इस कॉर्नर पे नहीं, उसका सिर्फ कुछ पार्ट, जिस तरीके से काट के दिखाया गया है, सिर्फ उतना ही पार्ट एटम इस यूनिट सेल के पास है, बाकी जो है वो दूसरों के पास है। सो ये जो 1/8 आएगा, इसको अगर मैं इधर से ऐसे काट दूं, काटने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा, मतलब मैंने चाकू से इसे बीच में से ऐसे काट दिया। काटने के बाद ये इस तरीके से मुझे दिखेगा, और जो एटम होगा वो कितने से कट जाएगा? 1/8 से कट जाएगा, सिर्फ इतना ही आएगा उसके पास, ठीक है, इतना। और बाकी का जो है वो किसी और के पास चला जाएगा, किसी और नहीं, मतलब उसके 8 जो दूसरे हैं उनके पास चला जाएगा। ये समझ में आया या मुझे किसी और तरीके से बताना चाहिए? नहीं सर, आ गया, आगे, समझ गए। ठीक। तो आई थिंक ये थोड़ा सा विजुअलाइज है, तो मैं देखूंगा अगर मुझे कल कोई वीडियो मिलेगी जिसमें प्रॉपर्ली एनिमेट करके दे रखा होगा, तो मैं एक बार उस तरीके से भी समझा दूंगा। ठीक है। सो हम लोगों ने क्या बोला है कि ईच यूनिट सेल हैज़ 8 कॉर्नर्स, हर यूनिट सेल के पास 8 कॉर्नर्स है, और हर कॉर्नर पे एक एक एटम है। और जो ये एक एटम है ये पूरा नहीं है, ये कितना है? 1/8 एटम है, पूरा एटम का 1/8 पार्ट उन्होंने यूज कर रखा है। सो जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? एक एटम कितना देता है? 1/8 देता है अपना पार्ट का, तो वो अपनी बॉडी में से 1/8 निकाल के एक यूनिट सेल को दे देता है। टोटल हमारे पास कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 सारा 1/8 होगा। और इन सबको जब मैं प्लस करूँगा तो 8 टाइम्स मैं 1/8 कर सकता हूँ, या 8 बार मुझे 1/8 प्लस करना पड़ेगा। तो 1/8 प्लस 1/8, तो 8 टाइम प्लस करेंगे को मैं 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा? 1। तो ये पूरा जो ओवरऑल है ये क्या है? एक यूनिट सेल है, ठीक है। नेक्स्ट इज BCC, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका क्या मतलब है कि जो बॉडी है, मतलब जो यूनिट सेल है उसकी जो बॉडी है उसके बीच में एक एटम होता है, ठीक है, इसलिए उसे बॉडी सेंटर्ड बोला जाता है। सो इट हैज 8 atoms ओवर 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स हैं, और हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जैसे सिंपल क्यूबिक में था वैसी है, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां दिख नहीं रहा है, ठीक है। प्लस it also has one atom at the center of the बॉडी। तो बॉडी के बीच में भी दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड एटम। तो ये जो 9वां एटम है वो ये बीच वाला होगा, ठीक है। ये अब हमें ये इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखें कि जो बॉडी सेंटर्ड है एटम है कैन नॉट बी शेयर्ड बाय एनी वन।
तो जो बॉडी के सेंटर में जो एटम रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं होता है, क्योंकि ये उस यूनिट सेल के एकदम बीचों बीच है। क्योंकि ये जो यूनिट सेल है किसी और यूनिट सेल से अटैच हो रहा है, लेकिन उसका ये वाला एटम तो शेयर हो पा रहा है, लेकिन ये वाला एटम बिल्कुल भी शेयर नहीं हो पाता। तो बॉडी के बीच में है, तो अगर मैं इसको काटूंगा अभी तो ये क्या होगा, इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स आएंगे, ये कितना देंगे, 1/8 ही देंगे। और ये बीच में ये एक एटम जो 9वां एटम है, वो बिल्कुल भी किसी और से शेयर नहीं हो पाता है। अगर वो किसी और से शेयर नहीं हो पाएगा तो वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देगा। हेंस बॉडी सेंटर्ड एटम contributes completely। तो वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट देगा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 होगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर मेरे पास एक यूनिट सेल है और उसके पास एक बॉडी सेंटर्ड है, तो एक यूनिट सेल के पास क्या है, एक एटम है, तो एक के पास एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी और से शेयर नहीं हो रहा है। पिछले वाले कॉर्नर वाले केस में क्या था, 8 यूनिट सेल के पास एक एटम था। एक एटम क्या बन रहा था, 8 के 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा था, सब में घुस रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से एक यूनिट सेल के पास कितना आ रहा था, 1/8। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सेल के पास एक ही एटम होता है, पूरा का पूरा उसी का है, तो वो उसी का, तो यहाँ पे कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होता है। अगर वो बीच में बैठा हुआ है तो वो किसी और से शेयर नहीं होगा। सो ओवरऑल शेयरिंग कितना होगा, कैसे होगा, हमारे पास 8 कॉर्नर है, और जो 8 के 8 कॉर्नर्स हैं उनमें जो एटम होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, और एक बीच वाला एटम, और बीच वाला एटम किसी से शेयर नहीं हो रहा है, तो जो कंप्लीट कंट्रीब्यूशन है वो इसी का है। तो 8 इंटू 1/8 क्या हो गया, 1 + 1 = 2। Hence BCC has 2 atoms per unit cell। ठीक है, तो BCC के पास क्या होता है, 2 एटम होता है एक यूनिट सेल में। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये 1/8 ये है, 1/8 ये है, इन सारे 8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, और बीच में जो है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है वो किसी और से शेयर नहीं होता है। कौन से वाले शेयर होते हैं, या तो वो कॉर्नर पे होंगे तब शेयर होंगे, या फिर वो एजेस पे होंगे तब शेयर होंगे, या फिर वो उसके फेस पे होंगे तब शेयर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज FCC विच इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसमें क्या होते हैं, फेस पे होते हैं। तो पहली चीज, 8 एटम्स आर प्रेजेंट ओवर 8 कॉर्नर्स। ठीक है, तो सारे के सारे जो कॉर्नर्स पे होंगे वो 8 एटम होंगे। तो कोई भी ऐसा क्रिस्टल लेटिस नहीं है जहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम नहीं होते। कॉर्नर्स पे सबके ही कॉर्नर पे एक एक एटम तो लगा ही होता है। अगर नहीं लगा हुआ तो फिर वो क्रिस्टल बन ही नहीं सकता। तो क्रिस्टल बनने के लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी या सबसे बढ़िया जो कंडीशन होता है वो यही होता है कि हर कॉर्नर पे एक एक एटम तो चाहिए चाहिए। नहीं होगा तो क्रिस्टल लेटिस नहीं बनेगा। और फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो सिंपल है तो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होगा, अगर वो BCC है तो उसके बॉडी के बीच में आ जाएगा, और अगर FCC है तो इट हैज 6 atoms on 6 faces।
तो इसके 6 एटम होते हैं 6 फेसेस पे। नाउ व्हाट इज दिस फेसेस? तो फेस होता है ये, तो ये जो दिख रहा है ना बाहर, ये जो एरिया है मतलब बॉक्स लोगे तो उसके बाहर की जो कवर वो एंड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फेस। तो ये फेस है, ये ये वाला एरिया फेस है, ये फेस है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, जैसे एक घर होता है उसकी 4 दीवारें होंगी, एक छत और एक फ्लोर, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 6 फेसेस हो गए, ठीक है। इसी तरीके से 8 कॉर्नर्स होंगे, 4 कॉर्नर नीचे 4 कॉर्नर ऊपर, और 8 एजेस होंगी, 4 ये नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होंगे और 12 वो होते हैं हमारे पास एजेस, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ठीक है 12, ठीक है। तो एजेस कौन से होते हैं, उनके जो साइड्स होंगे, ये वाली जो साइड है ये एजेस है, ठीक है। कॉर्नर्स में पता है क्या होते हैं, और फेसेस क्या होते हैं, जो उसके सामने जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम लोग फेसेस बोलेंगे। ये जो मैंने रेड और ब्लू कलर में जो कलर किया है ये इसका फेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो फेसेस होते हैं, यहाँ पे एक एक एटम होता है। तो यहाँ पे देखो, इसके एक फेस पे ये पूरा एक एटम है, तो एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा, पर एक नीचे होगा, एक इस साइड होगा, सामने हमारे एकदम सामने, और एक पीछे की साइड पे होगा, ठीक, 6 होंगे। अब तुम्हें थोड़ा सा समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, अगर जैसे मैंने ये बना दिया, थोड़ा इनको नहीं बनाते। तो यहाँ पे अगर तुम देख पाओगे तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टी दिखा रखा है। एक ये फेस हो गया, एक ये वाला, 2 मेरे एकदम सामने साइड में, ये हो गया ऊपर, ये वाला हो गया नीचे, ये वाला मैं कंसिडर कर लेता हूँ आगे, और ये वाला पीछे की साइड पे। ज़्यादा बन गया क्या? नहीं ये वाला नहीं, ये तो इधर वाला है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, कि 6 फेसेस, और हर फेस पे क्या होगा, एक एक हुआ। तो मैं इधर से अच्छे से दिख रहा होगा, देखो जब ये काटा तो ये पूरा कट गया। ये जो बीच वाला है, 1 2 3, यहाँ पे हमें 3 ही दिख रहे हैं, एक इसके पीछे होगा 4, एक इसके पीछे होगा, इधर आएगा 5, और एक नीचे होगा वो 6। अब इसमें जो ये है कि जो फेस सेंटर्ड होते हैं, दे आर शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। वो 2 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, आधा एक यूनिट पे के पास आता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो बीच वाला है ये एक यूनिट सेल से शेयर्ड हो रखा है, ठीक है। जो डार्क वाला है वो इस साइड जा रहा है राइट साइड पे, और जो लाइट वाला है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो एक जो ये वाला होता है, ये बीच में जो फेस पे होता है वो हमेशा 2 से शेड होता है। मतलब यहाँ पे तुम कुछ भी रखोगे, एक भी यूनिट सेल रखोगे तो दूसरा क्या होगा, यहाँ से अटैच होगा, तो दूसरा वाला भी क्या करेगा, वही एटम को शेयर कर लेगा। सो दे आर जनरली शेयर्ड बाय 2, जनरली मतलब हमेशा ही शेयर्ड होता है। सो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखते हैं। शेयरिंग का तुमने देख सकते हो, यहाँ पे ये है 4, ये है, उसके बीच में एक बीच में आ गया इधर, एक इधर आ गया, ये वाला एक इधर दिख रहा है, ठीक है। और जब इनको काटेंगे तो ये इस तरीके से दिखेंगे। तो जो कॉर्नर वाले हैं वो तो क्या देंगे, 1/8 ही दे पाएंगे, वो हर केस में 1/8 देते हैं। और जो फेसेस वाले हैं वो आधा आधा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो 2 यूनिट सेल के पास कितना है, एक एटम है,
तो एक यूनिट सेल के पास कितना एटम होगा? 1/2 एटम, आधा एटम हर एक यूनिट सेल के पास आएगा। सो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि हमारे पास 8 कॉर्नर्स के एटम है और उनके पास कितना है? 1/8 वो कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लस 6 फेसेस हैं और हर फेस पे कितना होता है? आधा एटम हमारे पास प्रेजेंट होता है। इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। सो 1 यूनिट सेल हैव 4 एटम्स। एक यूनिट सेल के पास क्या आएगा? 4 एटम आएंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इन FCC 4 atoms are present in each cell। तो हर सेल में 4 एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये हो गया FCC। नेक्स्ट इज ECC विच इज एंड सेंटर। दिस इज अ रेयर वन, थोड़ा रेयर होता है। इसमें क्या होता है? 8 atoms are present over 8 corners। तो 8 कॉर्नर है तो इसमें होगा and 2 atoms are present over 2 opposite faces। तो दो कोई भी दो फेसेस होते हैं लेकिन वो क्या होने चाहिए? ऑपोजिट होने चाहिए। तो जैसे मैं बनाता हूँ क्यूब, तो ये क्यूब बना दिया। तो इसके कोई भी दो साइड्स पे 8 साइड्स पे 8 एटम तो होंगे। तो मैं पहले ये 8 बनाता हूँ, 3 4 5 6 7 और 8वां कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। और कोई भी दो फेसेस पे, दो अपोजिट फेसेस, तो फेसेस हैं तीन, 3 पेयर ऑफ फेसेस हैं हमारे पास। तो 3 में से किसी भी दो अपोजिट पे होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऊपर लगा देता हूँ ये वाला। एक एटम मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरा ऊपर है। तो ऊपर का अपोजिट क्या होता है? नीचे। तो एक कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया? ये हो गया एंड सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर। तो दो होने चाहिए, दो फेसेस पे होने चाहिए, लेकिन कौन से फेसेस? किसी पे भी चलेगा, लेकिन वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ये अपोजिट इम्पॉर्टेंट है। सो फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है? फेस वाला कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 एटम पर यूनिट सेल। और कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है? कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 एटम पर यूनिट सेल। तो ओवरऑल कितना होगा? हमारे पास 8 कॉर्नर है और उनके पास 1/8 प्लस दो फेसेस हैं जिनके ऊपर एटम है और वो कितना कर रहे हैं? 1/2। तो 8 इंटू 1/8 1, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। सो विच इज इक्वल टू 2। सो ECC has 2 atoms per unit cell। क्लियर? तो ECC के पास क्या होता है? 2 एटम होते हैं पर यूनिट सेल और उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। 7 बजे।